हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 12 का बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस शुरू किया हुआ है। ठीक है, तो हमने जो है इसके 2 पार्ट कर लिए हैं। आज जो है मैं पार्ट 3 की वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आज हम पढ़ेंगे टूल्स फॉर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कैसे हम जो है वो रिकम्बाइन डीएनए करवाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब हमें पता है कि हमें जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई जेनेटिक मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आइदर हमें या तो डीएनए चाहिए होगा या आरएनए चाहिए होगा। अगर डीएनए चाहिए तो हम डीएनएस एंजाइम की हेल्प लेंगे, अगर आरएनए चाहिए किसी का तो हम उसकी आरएनएस की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो आपके पास डीएनए निकालने के लिए 2 टाइप के आपके पास जो है वो हमारे एंजाइम्स हो सकते हैं। कौन कौन से? एक होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, और एक होता है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस एक ऐसा एंजाइम होता है जो आपके डीएनए को बीच से काट के आपको जो है वो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट देता है। ठीक है, और एक्सोन्यूक्लियस आपका वैसा एंजाइम होता है जो क्या करता है, आपके डीएनए स्ट्रैंड को, डीएनए स्ट्रैंड है उसको लास्ट में से काट के जो है वो आपको कोई चीज देता है। ठीक है, तो देखो एंडोन्यूक्लियस काफी अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या कर रहा है, पूरे डीएनए स्ट्रैंड पे घूम रहा है, पूरे डीएनए स्ट्रैंड को देख रहा है। ठीक है, फिर जाके फिर कहता है पर्टिकुलर एक पॉइंट पे जब उसको अपनी रिकॉग्निशन साइट दिख जाती है, जो भी उसे बेस पेयर की सीक्वेंस चाहिए होती है, वहां से जो है आपके डीएनए को ये काट लेता है। ठीक है, लेकिन जो आपका एक्सोन्यूक्लियस है ये 1 नंबर का निकम्मा है। ये क्या करता है, डीएनए स्ट्रैंड पे जाके सीधे ही आपका जो डीएनए स्ट्रैंड है, एक्सोन्यूक्लियस है, एक्सो मतलब बाहर से जाकर सीधे ही जो है स्ट्रैंड को काट देता है। ये पूरे डीएनए स्ट्रैंड पे जाना पसंद नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए जो है हमें तो ऐसे हम क्या करते हैं, हमें ऐसा इंसान चाहिए होता है अपने साथ नौकरी करने के लिए। हम ऐसे इंसान को रखते हैं जो ईमानदारी से अपना काम करता हो। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी ऐसे होता है, ज़्यादातर हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पूरे डीएनए की छानबीन करता है, फिर पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जहाँ पे उसको अपनी बेस पेयर की सिक्वेंस दिखती है वहाँ से काटता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपको चाहिए सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, ये एंजाइम जो है ये सबसे पहले 1963 में जो है इसके बारे में पता चला कि ये भी कोई एंजाइम होता है। कैसे पता चला? इन 1963 2 enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli were isolated। अब क्या था कि Escherichia coli बैक्टीरिया था। ठीक है, उसको जो है बैक्टीरियोफेज अटैक करता है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है आपके पास, ये भी ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। बैक्टीरियोफेज जो है आपके पास वायरस होता है। कैसा वायरस होता है, नाम से पता चल रहा है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खाना पसंद करता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरियोफेज जब भी आपके एस्ट्रिचिया कोलाई को अटैक करता था, ठीक है, तो आपके एस्ट्रिचिया कोलाई में जाकर ये अपने डीएनए को छोड़ के, ये वायरस जो है उसकी रेप्लिकेशन करवाता था अपने डीएनए की। ठीक है, तो एस्ट्रिचिया कोलाई को फिर किल कर देता था। तो एस्ट्रिचिया कोलाई ने जो है, एस्ट्रिचिया कोलाई किल ना हो तो एस्ट्रिचिया कोलाई जो है ये जो आपके पास बाहर से वायरल डीएनए आया होता था इसकी बॉडी के अंदर, इसकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर देता था। रेस्ट्रिक्ट करना होता है, रोक देता था। तो कैसे रोकता था? तो ये क्या करता था एस्ट्रिचिया कोलाई, 2 एंजाइम्स की हेल्प से, मिथाइलेज और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से जो है वायरल डीएनए की ग्रोथ को अपनी बॉडी के अंदर रोक देता था। अब देखिए मिथाइलेज, ये जो एंजाइम होता है, नाम से पता चल रहा है, ये एंजाइम मिथाइल ग्रुप को अटैच करेगा। ठीक है, अब देखो एस्ट्रिचिया कोलाई की बॉडी के अंदर, ये एस्ट्रिचिया कोलाई है, उसकी बॉडी के अंदर अपना डीएनए तो था, लेकिन जैसे ही बैक्टीरियोफेज ने बाहर से एंटर किया तो उसकी बॉडी के अंदर अब क्या हुआ, उसकी बॉडी के अंदर जो आपके वायरस का डीएनए था वो भी आ गया। ठीक है, तो अब हमें वायरस के डीएनए को बाहर निकालना है, लेकिन एस्ट्रिचिया कोलाई का जो अपना डीएनए है वो तो हमें चाहिए, है ना। तो ये मिथाइलेज क्या करेगा, जो बैक्टीरिया का एस्ट्रिचिया कोलाई का अपना डीएनए है वहां पे उस डीएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच करेगा रिकॉग्निशन साइट्स के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब बाद में आएगा तो वो डीएनए की रिकॉग्निशन साइट को काटने वाला है। ठीक है, तो अगर हमारे डीएनए यानी कि एस्ट्रिचिया कोलाई के डीएनए के ऊपर भी तो रिकॉग्निशन साइट्स होंगी, तो अगर वो ना काटे, क्योंकि हमें तो नहीं, एस्ट्रिचिया कोलाई तो नहीं चाहता है कि वो मेरे डीएनए को यहाँ पे काटे, हम तो चाहते हैं कि वायरस के डीएनए को काट के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में उसको बाहर फेंके मेरी बॉडी से। ठीक है, तो क्या करता है मिथाइलेज, क्या करता है अपने मिथाइल ग्रुप को जो है
अटैच कर देता है एस्ट्रिचिया कोलाई के डीएनए के ऊपर। क्लियर, अटैच कर दिया। अब वायरल का डीएनए एज इट इज पड़ा हुआ है एस्ट्रिचिया कोलाई की बॉडी के अंदर। जब आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आएगा वो पूरे डीएनए फ्रेगमेंट पे जाएगा। जब एस्ट्रिचिया कोलाई के डीएनए पे जाएगा तो उसको दिख जाएगा कि वहां पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो वो रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे नहीं काटेगा। लेकिन वायरल डीएनए में जाकर वो क्या करेगा, उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे जाकर जो है कट लगाएगा और उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में काट कर जो है बैक्टीरिया की बॉडी से बाहर कर देगा। ठीक है, जब साइंटिस्ट ने देखा कि जब बैक्टीरिया के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इतना बड़ा काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपकी बैक्टीरिया को जो है वो किल करने से बचा रहा है। ठीक है, बैक्टीरिया यहाँ पे किल तो नहीं हो रहा है, वो तो वायरल डीएनए को बाहर फेंक दे रहा है। तो क्यों ना इसी से हम लोग जो है आगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को अपनी जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करें। ठीक है, तो ये कंसेप्ट उनको यहां से आया था 1963 में। ठीक है, तो जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उन्होंने निकाला तो वो निकाला आपके पास HindII। ठीक है, ये आर्टिफिशियली बनाया गया था। ठीक है, तो आर्टिफिशियली अब जो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाला वो HindII था। ठीक है, अब ये जो HindII था ये आपके पास क्या करता था, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये पर्टिकुलर 6 पेयर की एक वो जो सीक्वेंस होती है उसको फॉलो अप करता है। ठीक है, अगर वो सीक्वेंस उसको डीएनए में नहीं मिलेगी तो वो कट नहीं करेगा डीएनए के किसी भी स्ट्रैंड को। ठीक है, लेकिन अगर उसको वो मिल जाती है सीक्वेंस तो वो काट देगा। हाँ, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, आपके जो HindII होता है वो जो आपके पास फॉलो करता है सीक्वेंस 6 बेस पेयर की, वो इस तरह से होती है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। 2-3 जो आपके पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं इंपॉर्टेंट, आपको उनकी पता होनी चाहिए। एक एस्ट्रिचिया कोलाई का जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसकी, और एक हिंड वाले की। ठीक है, तो HindII जो है उसकी रेस्ट्रिक्शन वो साइट होती है 6 पेयर की GTC। ये हो गई उसकी एक स्ट्रैंड के ऊपर, यानी कि 5 से लेकर 3 स्ट्रैंड के ऊपर। क्लियर, और जो दूसरा स्ट्रैंड होगा उसके ऊपर कैसी हो जाएगी, फिर यहाँ पे हो जाएगी CAGCTG। ठीक है, ये पैलिड्रोम सीक्वेंस होती है। आप इसको 5 to 3 इस एंड से पढ़ो या इस वाले नीचे वाले एंड से पढ़ो, सारे ये बराबर ही होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो है ये सीक्वेंस होती है 6 बेस पेयर की। किस केस में, आपके HindII के केस में। क्लियर, ये सीक्वेंस होती है, इसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस करते हैं, क्योंकि इसी को रिकॉग्नाइज करके ये जो बाहर से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा हिंड वाला, तो ये पर्टिकुलर उस रीजन के ऊपर ही काटेगा। ठीक है, ये जो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते हैं ये पैलिड्रोमिक होती है नेचर की। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ पैलिड्रोमिक नेचर मतलब कि मलयालम, जैसे मैंने लिखा था मलयालम कैसा शब्द है, तुम उसको शुरू से पढ़ो या एंड की साइड से पढ़ो, वो सेम ही रहता है। ठीक है, तो उसी तरह से ये क्या करते हैं 5:3 डायरेक्शन में जब भी आप सीक्वेंस लिखोगे एक स्टैंड के ऊपर सेम टू सेम वैसी उसी सेकंड स्टैंड के ऊपर सेम टू सेम वैसी सीक्वेंस होगी, उस जगह के ऊपर काटता था। ठीक है, अगर आज की बात करें तो आज हमारे पास कम से कम, उस टाइम पे तो हमने सबसे पहले डिस्कवर किया था HindII, एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, लेकिन आज की बात करें तो कम से कम हमारे पास 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो हमने निकाल लिए हैं, डिस्कवर कर लिए हैं। और कहाँ से आए हैं वो, दैट हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। 230 स्ट्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, कितने एंजाइम्स आपके पास हैं और कितने स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से आपने वो आइसोलेट किए हैं। क्लियर, आगे पढ़ते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फॉर्मिंग स्टिकी एंड्स आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग व्हाइल दोज प्रोड्यूसिंग ब्लंट या फ्लश एंड्स आर नॉट यूज्ड। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है, रिकॉग्नाइज कर ली उसने अपनी सीक्वेंस, अब वो काट देता था पर्टिकुलर पॉइंट से। लेकिन अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अगर आपके पास वो जो है तो स्टिकी एंड्स बनाए तो आप उसको यूज करो जेनेटिक इंजीनियरिंग में। लेकिन अगर वो आपके पास ब्लंट एंड्स बनाता है तो नहीं यूज करेंगे। अब ये स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, जैसे एस्ट्रिचिया कोलाई का एग्जांपल लेते हैं। एस्ट्रिचिया कोलाई बैक्टीरिया जो होता है उसके डीएनए, उसका जो आपके पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब एस्ट्रिचिया कोलाई बैक्टीरिया है, एस्ट्रिचिया कोलाई बैक्टीरिया का ये डीएनए स्ट्रैंड है डबल, ठीक है। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने क्या किया, अब हमें पता है जो एस्ट्रिचिया कोलाई बैक्टीरिया है अगर उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को जो है पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करनी पड़ती है, उसको जो है 6 बेस पेयर की सीक्वेंस होती है, क्या होती है वो GAATTC, ठीक है। तो इस तरह से सीक्वेंस फॉलो अप करनी पड़ती है, तो फिर जाकर ये आगे जाके कट लगाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए,
ठीक है। तो वो 6 बेस पेयर की कौन सी सीक्वेंस है, GAATTC। 2-3 सीक्वेंसेस हैं तो आप याद कर सकते हो इजिली, यही आपके पेपर में मोस्टली पूछी जाती हैं, ठीक है। इसके बाहर से नहीं पूछा जाता है। सब एंजाइम्स की याद रखने की जरूरत नहीं है। 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, इतनी याद नहीं रख पाओगे तो 2 की याद कर लो बहुत है, एक हिंड वाले की और एक आपके एस्ट्रिचिया कोलाई का जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसकी। क्लियर। तो अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आता है एस्ट्रिचिया कोलाई बैक्टीरिया के पास, तो ये क्या करता है, हमेशा G और A के बीच में कट लगाता है। क्लियर। तो आप यहाँ देख सकते हैं उसने क्या किया है, ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट लगाया, यहाँ पे भी G और A के बीच में कट लगाया, ठीक है। तो जब उसने कट लगाया तो हमारे पास कुछ इस तरह की सीक्वेंस बन गई। यहाँ पे जब G का सिर्फ ये यही वाला हिस्सा रहा हमारे पास तो ये आ गया, और नीचे का यहाँ से भी काट दिया तो ये वाला G भी अलग हो गया, बाकी ये रह गया, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह के 2 जो है वो एंड्स बन जाएंगे। क्लियर। आप देख सकते हैं। अब 2 स्ट्रैंड जो डीएनए के होते हैं इनमें जो आपके पास ये बेस पेयर जुड़े होते हैं, हमें पता है ये कौन सा बॉन्ड होता है, 2 आपके स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे जो आपके बाकी के बेस पेयर बच गए ये तो बेचारे ऐसे ही है बिना पार्टनर के, ठीक है। इनके जो पार्टनर थे अभी वो तो कोई भी नहीं है, यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कहीं पेयर अप है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह के जो आपके पास जब बनते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जब काटने के बाद स्ट्रैंड कुछ इस तरह के आते हैं एंड्स, तो उनको आप कहते हैं स्टिकी एंड्स, ठीक है। अगर मान लो मेरे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने, वैसे तो ऐसा नहीं करता है एस्ट्रिचिया कोलाई का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, लेकिन मान लो अगर एस्ट्रिचिया कोलाई के एंजाइम ने इसको सेंटर से काटा होता, ठीक है, तो हमारे पास सीक्वेंसेस कुछ इस तरह से बन जाते 2 स्ट्रैंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता, कोई भी बिना पेयर के तो नहीं रह पाता, तो इसको आप कहते हैं ब्लंट एंड्स, ठीक है। लेकिन मेरे जो यहाँ पे एस्ट्रिचिया कोलाई के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने जो काटा है वो काटा है बिल्कुल G और A के सेंटर से, तो कुछ इस तरह के एंड बन गए हैं, तो उनको हम कहते हैं स्टिकी एंड्स, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं और यहाँ पे जो है वो आपके न्यूक्लियोटाइड्स के जो नाइट्रोजन बेस पेयर है वो आपके पास एज इट इज है, ठीक है, उनके पास कोई पार्टनर नहीं है। क्लियर। और अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने, वही बता रही हूं मैं, अगर यहाँ पे अगर सेंटर से काटा होता तो मेरे पास ब्लंट एंड्स आते, ठीक है, जिनको मैं यूज नहीं करती हूँ। अगर ऐसा होता है, अगर आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बाहर से अगर कुछ इस तरह से आपके ब्लंट एंड्स बनाता है डीएनए को तोड़ के, तो हम उन्हें यूज नहीं करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में या फिर रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हमारे पास इतने सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, उनको नाम तो देना पड़ेगा जिससे हमें पता चल जाए कि ये लिए कहाँ से हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एस्ट्रिचिया कोलाई का जो आपके पास एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो है EcoR1, ठीक है, EcoR1। तो इसका नाम कैसे रखा गया है, इको। देखो ई का मतलब है ये आपके पास एस्ट्रिचिया कोलाई बैक्टीरिया से लिया गया है, तो ई वर्ड जो है वो आपका रिलेटेड है जीनस से, ठीक है, एस्ट्रिचिया, ये फर्स्ट जीनस से नाम लिया गया है। CO को जो है वो आपके किससे लिया गया है, स्पीसीज से लिया गया, कोलाई स्पीसीज है तो वहां से नाम लिया गया है, ठीक है, इको आ गया। वैसे ही आपके पास देखो हिंड होता है ना, हिंड, जैसे हिंड 2 आपके पास डिस्कवर हुआ था पहला, तो हिंड में आपके पास क्या, H का मतलब है जीनस से, हेमोफिलस, ठीक है, ये आपके पास कौन सा बैक्टीरिया होता है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, उससे मिलता है, तो यहाँ पे हेमोफिलस आ गया। इंड का मतलब है इन्फ्लुएंजाe, ठीक है, यानी कि जीनस से आ गया। तो इस तरह से आपके आते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं, EcoR1 जो है इसमें फर्स्ट लेटर जो है वो आपका एस्ट्रिचिया से आया यानी कि जीनस से आया है। को वर्ड जो है सेकंड आपका वो आया स्पीसीज से आया है। आर वर्ड जो है यहाँ पे वो बताता है स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, कौन सी स्ट्रेन आपने यूज की है इस एंजाइम के टाइम पे। 1 जो डिनोट कर रहा है यहाँ पे, ये मैंने रोमन में लिखा हुआ, जैसे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, तो यहाँ पे रोमन में लिखा हुआ है 1 आपके पास ऑर्डर बता रहा है, ठीक है, कि आपका एंजाइम जो है वो पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, जब आपने किसी स्ट्रेन से निकाला है वो कितने नंबर पे निकाला गया, तो ऑर्डर इन विच द एंजाइम वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द पर्टिकुलर स्ट्रेन, ठीक है, ये ऑर्डर बता रहा है, ठीक है। तो EcoR1 जो है, तो इस तरह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के जो है वो आपके पास नाम रखे जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी बात कर रही थी आपके पास हिंड 2 की, उसमें आप लिख सकते हो यहाँ पे भी जो फर्स्ट लेटर है वो जीनस से आया है हेमोफिलस, IN जो है वो जीनस से आया, स्पीसीज से आया हुआ इन्फ्लुएंजाe, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe से आया है। D जो है वो आपके पास स्ट्रेन है, ठीक है, डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन। और सेकंड जो है आपके पास ऑर्डर है, जहां जिस ऑर्डर में आपका एंजाइम जो है वो आइसोलेट किया गया है। क्लियर। तो इस तरह से जो है वो नेमिंग की जाती है किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की आपके पास।
चलिए आगे पढ़ते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। मैंने उस दिन भी बताया था कि वेक्टर क्या होता है, एक टाइप का डिलीवरी बॉय होता है, ठीक है। हम लोग मोस्टली आपके जैसे अब एस्ट्रिचिया कोलाई था, एस्ट्रिचिया कोलाई के अंदर, एस्ट्रिचिया कोलाई तो होस्ट है, उसके अंदर जो है वेक्टर का काम कौन कर रहा है, आपके पास बैक्टीरियोफेज कर रहा था। बाहर से ये वायरस आ रहा था और ये वायरस क्या कर रहा था, अपने डीएनए को अंदर ले जाके होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में छोड़ रहा था। होस्ट क्या था हमारे पास, एस्ट्रिचिया कोलाई था। वैसे क्लोनिंग वेक्टर के रूप में आप ज्यादातर प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ते हैं। शुरू में हमने पढ़ा था कि हमारे पास प्लाज्मिड होता है, हमने प्लाज्मिड का एक पर्टिकुलर पॉइंट काटते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, फिर किसी बाहर के फॉरेन जीन को उससे अटैच करते हैं और फिर उस जो प्लाज्मिड है जो एज अ वेक्टर काम कर रहा है उसको आगे भेज देते हैं हम किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। तो चलिए यही पढ़ते हैं कि अच्छे क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। हम ऐसे थोड़ा ना उठा लेंगे किसी भी प्लाज्मिड को कि चलो भाई चलो रिकम्बिनेंट डीएनए में चलना है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर चीजें होती हैं, ठीक है, वो आपको फॉलो अप करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप उसको अच्छा क्लोनिंग वेक्टर मानोगे। अब क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो देखो जैसे मान लो अगर प्लाज्मिड है या कुछ भी आप यूज प्लाज्मिड ही मान लेते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड अगर हम क्लोनिंग वेक्टर ले रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में उसके पास क्या क्या होना चाहिए, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उसके उस प्लाज्मिड के अंदर अपना ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का क्या मतलब है कि उसके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि जब भी वो बॉडी में जाएगा, होस्ट की बॉडी में जब आगे लेके जाएगा, अपने आप को जाएगा, तो अंदर जाके रेप्लिकेट करे। जब भी वो रिकम्बिनेंट डीएनए लेके गया उसको रेप्लिकेट करे, अंदर जाके एक ही कॉपी थोड़ी ना बनानी है हमें, ठीक है। तो उसके पास ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना जरूरी है। ये रेप्लिकेशन ये एक ऐसे नाम से पता चल रहा है, एक ऐसी सीक्वेंस होती है जहां से रेप्लिकेशन शुरू होगी, और दूसरा इट कंट्रोल द कॉपी नंबर, ठीक है। ये कॉपी नंबर को कंट्रोल करने वाला भी होना चाहिए। अगर हमें 50 कॉपियां बनानी है होस्ट बॉडी के अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए की तो 50 ही बनाए, हमें 100 बनानी है तो ये कंट्रोल करेगा उस कॉपी नंबर को भी कितनी बनानी है, ठीक है। दूसरा जो होना चाहिए फीचर्स वो होना चाहिए क्लोनिंग साइट, यानी कि रिकॉग्निशन साइट्स भी जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आपका जो प्लाज्मिड है, ठीक है, जो एज अ वेक्टर अभी बना हुआ है, जो बोल रहा है कि मैं अच्छा वेक्टर हूं, उसके अंदर जो है वो ज्यादा रिकॉग्निशन साइट्स नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी बाहर से कोई भी एंजाइम आ रहा है उसको कहीं से भी उसके, जैसे मान लो ये आपके पास है प्लाज्मिड, यहाँ पे भी उसके रिकॉग्निशन साइट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब बाहर से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा वो तो भाई इस हिस्से को भी काट देगा, ठीक है, दूसरे को भी काट देगा, तीसरे हिस्से को भी काट देगा। इतने सारे फ्रेगमेंट्स का हम क्या करेंगे, हमें तो पता ही नहीं चलेगा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है। तो भाई हमें तो ऐसा वेक्टर चाहिए जिसके ऊपर जो है एक ही रिकॉग्निशन साइट हो, ठीक है, कि बाहर से सीधा आपका जब एंजाइम आए तो सीधा उस रिकॉग्निशन साइट को काटे एक वाली को, और भाई अपना काम हो गया, फिर आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लोनिंग साइट एक ही होनी चाहिए, ठीक है। तो अच्छा वेक्टर वही मानेंगे जिसके पास सिर्फ एक रिकॉग्निशन साइट हो, ठीक है, ताकि हम लोगों को कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तीसरा चीज उसके पास होनी चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड हेल्प परमिट द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। मतलब सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए, ठीक है, कि जब आपके पास फ्रेगमेंट आ जाएगा बाहर तो आपके जो प्लाज्मिड है वो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि मेरा जो है वो मुझे कौन सा वाला जीन चाहिए, ठीक है। जब हम बाहर से उसको जीन दे रहे हैं तो वो आइडेंटिफाई कर ले कि हाँ ये वाला जीन चाहिए, मुझे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके पास सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए जो सिलेक्टिव चीजें हैं उनको ही अपने साथ जो है अटैच करने के लिए परमिट करे। क्लियर? आपकी एनसीईआरटी के ऊपर मोस्ट कॉमनली एग्जांपल और हमेशा ही ये पूछा जाता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। तो आपके पास जो क्लोनिंग वेक्टर दिया है एस्ट्रिचिया कोलाई का वो आपके पास है PBR322। उसकी कुछ इस तरह से आपके पास डायग्राम बनाई गई है। क्लियर? तो आपको ये पूरा की पूरा याद होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना कि इतने सारे नाम है ये क्या क्या लिख रखे हैं, ये हमें याद नहीं होने वाले, तो आपको याद हो जाएंगे। आप एक बार मेरे साथ इस डायग्राम को अच्छे से देखो, ठीक है। अब पहले हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्या है, एक प्लाज्मिड है, एक क्लोनिंग वेक्टर है जिसका नाम है PBR322, ठीक है। इसका नाम PBR322 क्यों रखा है? क्योंकि देखो P का मतलब है प्लाज्मिड, ठीक है, BR जो नाम रखा हुआ है इसका मतलब है बॉलिवर एंड रॉड्रिग्यूज, ठीक है। जिन साइंटिस्ट ने इस क्लोनिंग वेक्टर को डिस्कवर किया है उनके नाम पे रखा है। क्या क्या नाम है? बॉलिवर BOLIVER, बॉलिवर, एंड रॉड्रिग्यूज RODRIGUES, ठीक है, रॉड्रिग्यूज, ठीक है। BR का पता चल गया। 322 जो है वो प्लाज्मिड का नंबर है,
ठीक है, लैब होती होगी, लैब्स में बड़े सारे प्लाज्मिड होते होंगे, तो हमने जो है इसका नाम रख दिया 322 नंबर पे प्रेजेंट है, प्लाज्मिड का ये नंबर है। ठीक है, लग गया पता PBr 322 क्यों रखा है इसका नाम। ठीक है, तो ये है क्या है आपके पास क्लोनिंग वेक्टर है। इसके अंदर ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए बेटा क्योंकि ये पहला आर्टिफिशियल प्लाज्मिड था जो कि लैब्स में बनाया गया था। ठीक है, सक्सेसफुल माना गया इसको क्योंकि इसके पास बड़ी सारी चीजें हैं, वो सब कुछ है इसके पास, यानी कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी इसके पास है, और क्या चीजें चाहिए थी, सिलेक्टेबल मार्कर भी इसके पास है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी इसके पास है, रिकॉग्निशन साइट्स भी इसके पास हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके पास थी, इसलिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये पहला आर्टिफिशियल प्लाज्मिड था जो कि आपकी लैब्स में बनाया गया था। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है इसके पास, कौन कौन सी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और एक है उसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आ गए। ठीक है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन हो गए दोनों। चलो ठीक है, बहुत अच्छे। ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है इसको मैं प्यार से बोलती हूँ बमसल या बंसल, कुछ भी याद रख लो। ठीक है, इसको हम प्यार से बोलते हैं, वैसे मैं इसको बोलती हूँ बंसल होता है ना, इसको हम बोलते हैं बमसल, बमसल बोलते हैं। ठीक है, बमसल मैं इसको क्यों बोल रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है बमसल बोलना। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन को मैं क्या बोल रही हूँ, बमसल। अब देखो क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है वहां पे तुम लोगों ने क्या करना है, जैसे ये पिंक वाला जो है ये सारा टेट्रासाइक्लिन वाला रीजन है, यहाँ पे हमने 2 रिकॉग्निशन साइट्स बनानी है बमसल वाली। कौन कौन सी, आपकी BAMH बम और SAL सल। ठीक है, BAMH1 एंड SAL1 याद हो जाएंगी। ओके, अब दूसरा जीन के ऊपर आते हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। ये क्या करता है, इसको मैं बोलती हूँ पी बूस्ट। क्या बोलती हूँ इसको मैं, पी, और आगे मैं इसको बोलती हूँ बूस्ट, पी बूस्ट बोलती हूँ। अब पी बूस्ट क्यों बोलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है पी बूस्ट बोलना। PVU1 और PST, यहाँ पे बूस्ट इसलिए क्योंकि ये वाला वुस्ट VUST। ठीक है, पी वुस्ट बोलती हूँ, आपकी अपनी ट्रिक होती है, आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हो, मुझे इजी लगती है तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जो जीन है उसके ऊपर 2 रिकॉग्निशन साइट्स कौन सी आ गई, PVU1 एंड PST1। क्लियर, ये भी हो गया आपके पास। हाँ जी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स है इसके पास। ठीक है, अब और कौन सी रहेगी, जैसे हम बोलते हैं ना जय हिंद, मैं यहाँ पे बोलती हूँ इस केस में क्ला हिंद। ठीक है, जय हिंद होता है ना, मैं इसको बोलती हूँ क्ला हिंद। क्यों बोलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है क्ला हिंद बोलना। ठीक है, क्ला हिंद क्यों बोलती हूँ, क्योंकि सिर के ऊपर हम सर से ही करते हैं ना किसी को जय हिंद, कैसे करते हैं फौज वाले, सिर के ऊपर ही हाथ रख के बोलते हैं ना, माथे के ऊपर जय हिंद, तो हम इसको बोलेंगे इसके भी सिर के ऊपर क्ला हिंद लगा हुआ है। ठीक है, कौन कौन से लगे हुए हैं, CLA1 और हिंद, H हिंद जो है 3, ये आपके पास लगे हुए हैं इसके सिर के ऊपर। ठीक है, और किस है भाई, ये तो हमने बोला ही नहीं, सिर के ऊपर तो हमने इन दोनों को बिठा दिया। अब एस्ट्रिचिया कोलाई तो नाराज हो जाएगा, चलो एस्ट्रिचिया कोलाई की भी एक रिकॉग्निशन साइट को लिख देते हैं इको R1। ठीक है, इसको भी सिर के ऊपर बिठा दिया, इको R1, CLA1 एंड हिंद 3। ठीक है, ये आपके पास, ये भी आपके पास रिकॉग्निशन साइट्स आ गई। कितने रिकॉग्निशन साइट्स होगी अब हमारे पास टोटल, 1 2 3 4 5 6 और सेल वाली 7। ठीक है, तो 7 हो गई हमारे पास रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, और क्या होगा इसके पास, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो होगा, इसको कैसे भूल गए, रेप्लिकेशन तभी तो कर पाएगा ये प्लाज्मिड, ये होगा इसके पास, तो भाई ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी है इसके पास। ठीक है, ये ROP क्या चीज है आपके पास, ये ROP भी इसके पास है। ROP जो है ये रोप कोड्स होते हैं फॉर द प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द, इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं जो आपके पास बाद में रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगी, तभी तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ साथ बैठी हैं ये दोनों, है ना। तो आपके पास बस यही चीजें हैं आपके, याद है, हो जाएगा ना, इजी तो है। क्या क्या बताया मैंने बताया PBr 322 आपके पास एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जो पहली बार लैब में बनाया गया था। ठीक है, P का मतलब प्लाज्मिड, BR आपके पास साइंटिस्ट का नाम है बॉलिवर एंड रॉड्रिग्यूज, 322 मेरे पास यहाँ के प्लाज्मिड का नंबर है। ठीक है, फिर मैंने बताया कि यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस जीन होते हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। जो टेट्रासाइक्लिन उसको मैं बोलती थी बमसल, यानी कि उसके पास BAMH एंड SAL जो है वो आपके पास रिकॉग्निशन साइट्स होती थी। फिर मैंने बोला कि एम्पिसिलिन जो है उसके पास 2 रिकॉग्निशन साइट्स होती थी, इसमें उसको पी वुस्ट बोलती थी, PVU और PST। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला सिर के ऊपर जो है इसको हम लोग बोलते थे, जैसे जय हिंद होता है हम इसको बोलते हैं क्ला हिंद, क्ला हिंद बोलते थे, जैसे माथे से करते हैं जय हिंद वैसे ही क्ला हिंद, और इको R1 का है तो ये भी रिकॉग्निशन साइट होगी। टोटल जो आपके पास रिकॉग्निशन साइट्स हो गई यहाँ पे वो हो गई 7। एक है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और एक है रोप कोड्स जो कि प्रोटीन्स के लिए माने जाते हैं। क्लियर,
अभी मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया, लेकिन मैंने आपको इजीली समझाया हुआ है, ठीक है। आपको शायद हार्ड लगे, एक आधी बार डायग्राम बनाओगे खुद से तो बहुत ईजी लगेगा। चलिए बुक के ऊपर क्या क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। एस्ट्री, मैंने गलत तो नहीं पढ़ा दिया। एस्ट्रिचिया कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PVR 322 है जो रेस्ट्रिक्शन साइट शो करता है हिंड 3 इको R1 BAMH1 SAL1 PVU 2 PST1 CLE1, ठीक है। चलिए उसके बाद हमने बोला एक ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, रोप कोड्स होते हैं जो कि जिसमें प्रोटीन इन्वॉल्व होती है रेप्लिकेशन के लिए। मैंने ये सब कुछ ही पढ़ाया आपको इसमें, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक यहीं तक था। तो कल हम जो है बायोटेक्नोलॉजी का जो लास्ट टॉपिक आपके पास बच जाता है हम लोग वो करेंगे कल। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।